12 पार्ट में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें दो प्रश्न बार बार आए हैं। कौन कौन से? एक तो 12.1 का पहला और एक 12.2 का। कम से कम ये दो प्रश्न तो आप अच्छे से करें। उसके अलावा बहुत सारे प्रश्न है। छठा प्रश्न भी आया है, 12.2 में भी प्रश्न आए हैं और भी प्रश्न। एक वो कलमदान वाला प्रश्न भी आया है 12.2 का। पर पहला प्रश्न और पहला प्रश्न कम से कम वे लोग तो सभी को करना है। तो पहला प्रश्न क्या है बताइए? पहला प्रश्न हमारा है दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन कितना है? दिया है दो घन, दिया है दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन क्या है? प्रत्येक का आयतन बराबर दे रखा है 64 सेंटीमीटर घन है और प्रत्येक का आयतन है 64 सेंटीमीटर की घात 3। अब बताइए मुझे फॉर्मूला घन का आयतन क्या होता है? बताओ घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन होता है 1 की घात 3, 64 किसी घात 3 है और 4 सेंटीमीटर की घात 3। 3 से 3 मत काटना, कट जाता है वो पता है अपने को। तो एक का मान डायरेक्ट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन क्या है? 64 सेंटीमीटर घात 3 है। क्या कह रहा आगे बताओ? कि संलग्न फलकों को जोड़कर एक ठोस बनाया गया, इससे प्राप्त घनाभ का। अब इनके दोनों फलकों को जोड़कर, मतलब जैसे कि एक घनाभ ये है, ध्यान देना, एक घनाभ मान लो ये है, एक घन ये है। अब इसी कोई सी भी फलक ले लिया अपन ने कौन से लिए? मान लो ये ले रहा हूं, ये वाले फलक, ऊपर वाले फलक ले लो भले। इस फलक को लिया तो चलो इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, ये आगे बढ़ा के थोड़ा एक और बना दिया अपन ने। ये दोनों फलकों को जोड़ करके बनाया अपन ने, घनाभ बना दिए। दो घनाभ एक साथ जैसे हो गए। अब क्या हो जाएगा बताओ? इसकी भुजा कितनी है? ये 4, तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। तो क्या करेंगे? लाइन क्या है? दोनों घनों की क्या लिखा उसमें? संलग्न फलकों को मिलाकर ठोस बनाया गया। बने घनाभ की लंबाई क्या है बताओ? लंबाई क्या रहेगी? 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या हो जाएगी बताओ? बी बराबर चौड़ाई हो जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा हमारा? और ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी? सी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और ऊंचाई हो गई। ए बराबर 4, ये 4 हो गई। बी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और अगर सी कितनी हो जाएगी? सी भी 4 रहेगी। मान लो एक कमरा है, देखो कमरा पास में है, तो अपन ये दीवार फोड़ देंगे तो लंबाई भी वही रहेगी, चौड़ाई और ऊंचाई भी वही रहेगी। बढ़ेगी क्या? केवल चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो चौड़ाई में क्या हो जाएगी? ये 8 हो गई। अब क्या कह रहा है? घनाभ का निकालना क्या है? संपूर्ण पृष्ठ, बने पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बने घनाभ का कौन सा क्षेत्रफल? बताओ मुझे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2, ए का मान 4, बी का मान 8, 8 सी का मान 4 प्लस लगा तो सी का मान 4, ए का मान भी 4। तो आ जाएगा 2, 4 चौक 32 आ जाएगा, 8 चौक 32 आ जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा भाई? 2 गुना 32, 32 14 16 गुणा करेंगे तो आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। अर्धगोला कैसा होता है और शंकु कैसा होता है? तो अर्धगोला कुछ ऐसा होता है, याद है ना? ये अर्धगोला है और एक इस पे शंकु रखा हुआ है, ये शंकु रख दिया अपन ने। एक ठोस कैसा है? अर्धगोले पर रखे एक शंकु के जैसा है ना? अब क्या कह रहा है आगे? प्रश्न क्या कह रहा है देखो, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी त्रिज्या भी एक, दोनों की त्रिज्या एक ही रहेगी। त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या क्या होती है? ये वाली त्रिज्या क्या दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे क्या कह रहा है वो? शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। अच्छी बात है। और आयतन निकालना है पाई के पदों में, मतलब पाई का मान कुछ भी नहीं रखना है, पाई का मान पाई रहेगा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप? अभी भी प्रश्न आता है तो हम क्या लिखेंगे? दिया है में वही लिखना है जो बुक में दे रखा है। सबसे पहले क्या लिखोगे? दिया है। और दिया है में क्या लिखोगे? एक ठोस अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। मैं अभी चेक करूंगा ये लिखा आप लोगों ने सिस्टमेटिक। अभी लिखना कोई भी मत, स्टेप कैसे जमाना है वो देखना है मेरे को। एक ठोस खड़े शंकु पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या
जिसकी त्रिज्या कितनी भैया, त्रिज्या को काय से दर्शाते हैं अपन, r बराबर दे रखा है 1 सेंटीमीटर। और क्या बोला गया उसमें, तथा शंकु की ऊंचाई h बराबर r के है और वो है हमारी 1 सेंटीमीटर। शंकु की जो ऊंचाई है वो h, वो किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है और वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। r आ गया, h आ गया। क्या निकालना है बेटा, ठोस का आयतन है ना। तो हम क्या करेंगे, ठोस का आयतन। तब क्या करेंगे, ठोस का आयतन। बताओ ये ठोस काय से मिलके बना हुआ है, नीचे क्या है, अर्धगोला, ऊपर क्या है, तो बताओ नीचे क्या लिखेंगे, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अभी हाल मैंने फार्मूला याद करा है, ऊपर क्या है, शंकु का आयतन। तो बताओ रोशनी जी, बता बेटा मेरे को अर्धगोले का आयतन क्या है, अर्धगोले का आयतन क्या आता है, फार्मूला 1/2 कहां से आ गया बेटा अर्धगोले में, बताओ भावेश कुमार, अर्धगोले का आयतन 2, बता प्रतिज्ञा कुंवर, अर्धगोले का आयतन आता है 2/3 पाई r स्क्वायर में होता है, पाई r की घात 3 होता है। ये फॉर्मूला होता है। शंकु का आयतन क्या होता है बताओ, पाई r स्क्वायर। अब ये सब मान हमको पता है, यहाँ पे क्या पता है, ये 2/3, पाई का मान कुछ भी नहीं रखना है, r का मान दे रखा है फिक्स, r का मान 1 रखना है, 1/3 ऐसा कैसे ही, पाई ऐसा कैसे ही, r का मान 1, h का मान भी 1 रखना है। सब लिखा तो ना यहाँ पे। अब क्या करेंगे, बटे में दोनों में 3 दिख रहा है तो पहले गुणा कर दो। चलो 1 की घात 3 क्या होता है, 1 ही होता है। 1 का गुणा 2 पाई में करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई/3, और प्लस लगा देंगे, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का 1 में पाई करेंगे तो पाई बटा क्या हो जाएगा, बताओ लघुत्तम क्या आएगा दोनों में, लघुत्तम अगर 3 आएगा तो 2 पाई और 1 पाई कितना हो जाएगा, 3 पाई/3 से 3 कट जाएगा तो पाई सेंटीमीटर की घात 3। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ये कौन सा अध्याय चल रहा अपना, अध्याय नंबर 13 में अपने को 3 प्रश्न करना है ना। पहला करना है काय का, माध्यक का और बहुलक का। इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो वो ऑब्जेक्टिव कैसे आएंगे बताओ सबसे पहले मेरे को। अगर मान लो यूं आ गया, माध्य माध्यक बहुलक में एक शब्द में उत्तर आ गया कि माध्य माध्यक बहुलक में संबंध बताओ, तो क्या संबंध है बताओ, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। माध्य की परिभाषा क्या होती है, आवाज में नहीं, माध्य की परिभाषा क्या है, दिए गए आंकड़ों को उसकी संख्या से भाग देकर, योग को उनमें जो संख्या है उससे भाग देकर क्या मिलता है, माध्य मिलता है। यहाँ औसत मान जो रहता है, आंकड़ों के औसत मान को क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। 2 परिभाषा है। बहुलक की परिभाषा क्या है, दिए गए प्रेक्षण में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है उसे कहते क्या है। और माध्यक क्या है, माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति की वह मान है जो सबसे बीच में आता है। ये 3 परिभाषाएं अच्छे से करना है, पेपर में आ सकती है। इस और ऑब्जेक्टिव कैसे आएंगे, इस चैप्टर से मैंने बताया तुमको। एक तो आता है वर्ग चिन्ह का ऑब्जेक्टिव। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है भाई, L1। अब मान लो सवाल आ गया कि 40 से 50 का वर्ग चिन्ह है, ऑब्जेक्टिव आ गया 40 से 50 का वर्ग चिन्ह है, तो क्या करोगे आप। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, L1 + L2/2। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, 45, 40 में 50 जोड़ो, 90 का आधा कर दो। अरे 100 से 200 आ गया, वर्ग चिन्ह निकालो। तो 100 में 200 जोड़ो कितना आएगा, 300, 300 का आधा कर दो, 150 आ जाएगा। अब आपसे जो बोलेगा कि निम्न वर्ग है, और ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, 40 से 50 में निम्न वर्ग है। निम्न मतलब छोटा मान कौन है, 40, उच्च वर्ग है 50। आपसे ये पूछ लेगा इसमें वर्ग अंतराल है। एक तो चिन्ह आता है वर्ग चिन्ह का, एक फार्मूला आता है वर्ग अंतराल का। बताओ वर्ग अंतराल में क्या करोगे, इनमें बड़ा वाला मान में छोटा वाला मान, 50 में से 40 गया कितना बचेगा। तो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव अपने पेपर में आ सकते हैं। तो ये ढंग से इसके ऑब्जेक्टिव कर लेना, माध्य माध्यक बहुलक करना, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह। ओके, और ये प्रश्न आते हैं। ओके, तो अपन यहाँ सबसे 4 नंबर में प्रश्न आएगा। वो कैसा प्रश्न आएगा अपना, बहुलक का। और बहुलक में क्या करते हैं, जैसे ही प्रश्न आया बहुलक,
बहुलक मतलब दिमाग में आना चाहिए। देखो 3 बातें ध्यान रखना है। 3 तरह के सवाल आएंगे। कौन कौन से? एक तो आएगा माध्य, एक आएगा माध्यक, बार बार रिपीट कर रहा हूं उन चीजों को मैं, और एक है बहुलक। तो बताओ अगर पेपर में माध्य आया है तो क्या करेंगे? वर्ग चिन्ह निकालेंगे। और वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है? L1 + L2 बटे 2। कभी कभी वर्ग चिन्ह का एक और नाम है मध्य बिंदु। कभी ऐसा नहीं बोले नु कहते मध्य बिंदु याद करो, तो घबराना नहीं। वर्ग मध्य बिंदु का मतलब ही क्या होता है? वर्ग चिन्ह के मतलब वर्ग चिन्ह होता है। तो न्यू आ जाए, मान लो कि 20 से 40 का मध्य बिंदु है, तो क्या करोगे? मध्य बिंदु में 20 40 का, 20 में 40 जोड़ दो, उसका आधा कर दो। माध्यक में क्या होता है? माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है और इसके लिए निकालना पड़ता है CF। CF को कहते हैं संचय आवृत्ति। संचय मतलब वसूली करना है। बहुलक मतलब बहुत बार, और बहुत बार के बाद में एक बात, पहली बात देखना है बहुत बार और कोडवर्ड लगाना है। और अगर आपको अथवा में प्रश्न आता है तो आपको यही प्रश्न देखना और यही करना है, और हो सका बहुलक का ही प्रश्न आएगा, है ना। तो चलो करते हैं अपन। बहुलक में क्या आएगा? सबसे पहले बहुत बार देखो। बहुत बार कौन है? 10, 35, 52, 61, 38 और 29। ज्यादा बार कौन है भाई इसमें? 61 है ना। तो ये हो गया हमारा सबसे ज्यादा, तो ये हो गया नंबर 1। इसको नंबर 1 कहना और अंडरलाइन कर देना। अंडरलाइन करने के बाद में यहाँ पे जो रहेगा ये L बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे L का मान क्या? अब देखो ये L बोल दिया इसको। अब ये F नंबर 1 है तो इसके आगे भी F, इसके ऊपर भी F, इसके नीचे भी F। अब गिनती आती है आप लोगों को। गिनती में 1 के पहले क्या आता है और 1 के बाद क्या आता है? तो क्या करेंगे? L का मान क्या दे रखा है भाई? 60। F0 की वैल्यू क्या दे रखी है? 52। F1 की वैल्यू क्या दे रखी है? 61। F2 का मान क्या दे रखा है? 38। और वर्ग अंतराल को H कहते हैं। तो क्या करेंगे? बड़े में से छोटा घटा दो तो कितना आएगा? 20। तो वर्ग अंतराल का मान कितना आ गया? 20। और फॉर्मूला कैसे लगेगा? बहुलक का जो सूत्र होता है, बहुलक Z बराबर L प्लस लिखना है, ब्रैकेट लगाना है बड़ा, 2F ऊपर लगाना है, बीच में माइनस लगाना है, 3F नीचे लगाना है, तीनों के बीच में माइनस लगाना है, कोष्टक लगाना है, गुणा में H करना है। कोड वर्ड क्या है? तो 10 मतलब ये 10 हो गया है, 1 0, ये 21 मतलब ये 21, ये 0 और ये फार्मूला लगा देना है 10/2102 और मान रख दो। मान कैसे रखोगे बेटा? L का मान क्या है? तो L का मान रखो 60 और F1 माइनस, तो F1 कितना है? माइनस F0 कितना है? ये आ जाएगा 52। कोष्टक बंद करेंगे और 2 गुणा F1 क्या है? 61 है, माइनस कर लियो सर। F0 क्या है? F0 अपना 52 है और F2 कितना है भाई? 38 है और गुणा में H को मान आ जाएगा वो 20। अब क्या करेंगे? 60 लिखेंगे, प्लस करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 61 में से 52 जाएगा, 9 बचेगा और बटा लगाएंगे। 61 दूना कितना होगा भाई? 122। इन दोनों माइनस के हैं तो जोड़ देंगे इनको, तो दोनों को जोड़ेंगे 50 और 30 कितने होते हैं? 80 90 आ जाएगा। और कोष्टक बंद में गुणा में क्या है? इस 20 का गुणा ऊपर करेंगे अपन, तो 60 प्लस, तो 9 दूना 18 तो आ जाएगा 180 और 122 में से 90 गया तो क्या बचेगा अपना? 32 बचेगा, है ना। अब इसको भाग दे दो आप। इसको भाग कैसे दोगे? ध्यान देना। या तो आप काट दो, ये भी थोड़ा बहुत छोटा कर दो इसको, जैसे छोटा कर देते हैं इसको, तो क्या आएगा? 2 नाम 18, 0 की 0, 2 एकम 2, 1 बच गया और क्या जाएगा? 2 छंग 12। 2 से काटो इसको, 2 चौक 8 और 2 8 16, तो क्या आएगा? यहाँ 45 यहाँ कर दो और 8 यहाँ कर दो, तो क्या आएगा? 8 दूना 16, 8 से 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 आ जाएगा। ऊपर से उतारेंगे 5, मतलब शेष में बचेगा 5, दशमलव लगाएंगे, 8 पंजा 40, 8 छंग 48, तो बचेगा हमारा 2, फिर 0 लगाएंगे, 8 दूना 4 बचेगा, फिर 0 लगा देंगे, 8 पंजे 40, क्या आएगा भाई? इनको ये 60 लिखेंगे और 60 के बाद में भाग देने पर कितना आया? 5.625। अब बताओ 60 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? तो इसका जो उत्तर आ जाएगा 65.625। तो ये होगा हमारा प्रश्न। अपन कर रहे हैं अपन माध्यक का, ये प्रश्न काय कर रहे हैं अपन? माध्यक का। लेकिन यही प्रश्न अगर काय में आता
बहुलक में आता, सुन लेना। तो कैसे करते हैं बहुलक वाले प्रश्न को? सबसे ज्यादा कौन है? कुछ लोग अभी भी बहुलक में सबसे ज्यादा को F0 मान रहे हैं, F0 कर रहे हैं उसको सबसे ज्यादा को। तो क्या करना है, ये सवाल है सबसे ज्यादा कौन है? तो ये होता हमारा F नंबर 1। इसके ऊपर भी F, इसके नीचे भी F। गिनती आती है आपको? F1 के पहले और 1 के बाद, तो ये हो जाता हमारा F0, ये F1 और ये F2 ने ये अंडरलाइन करते हैं। और L का मान क्या रहता? और H का मान 10 में से 7 गया तो, है ना? तो दूसरे पे भरोसा करने की बजाय सबसे पहले अपने भरोसा करो, ढंग से करो अपन, है ना? तो ये प्रश्न अगर आता बहुलक में आता तो अपन बहुलक में कर देते, लेकिन प्रश्न आ गया हमारा क्या? प्रश्न हमारा आ गया कि माध्यक ज्ञात करो। क्या आ गया प्रश्न इसका? माध्यक ज्ञात करो। माध्यक वाला प्रश्न आ गया हमारा। बताओ माध्यक में क्या करते हैं अपन? माध्यक में निकालते हैं अपन संचय आवृत्ति CF। तो CF कैसे निकलेगा? CF निकालने का तरीका सबसे पहले यहाँ कौन है? जैसे कि अपन करते हैं ना, अपन पैसे इकट्ठा करते हैं। तो पैसे इकट्ठा कैसे करेंगे? मान लो कि मैंने इस वाले रो में 6 रुपए दे रखे हैं, इस वाले रो में मैंने 30 रुपए दे दिए, उसमें मैंने 40 रुपए दिए, उसमें 16 रुपए दिए, उसमें 4 रुपए दिए, उसको भी 4 दिए। अब सबसे पहले मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, पैसा इकट्ठा करने हुआ, तो मैं इसे बोलूंगा भैया चलो कितने रुपए तुमको मैंने, सबसे पहले यहाँ मेरे पास कितने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे? तो यहाँ पे 6 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब शुरू में 6 का 6 लिखना है। अब 6 रुपए इकट्ठे हो गए। अब 6 के बाद में इस वाले पास जाऊंगा, मैं कितने रुपए दिए मैंने इनको, तो 30 रुपए लूंगा, तो मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे? नाम क्या है उसका? संचय आवृत्ति, मतलब इकट्ठा करना। कितने इकट्ठे हो गए पैसे? तो ये 6 और 30 कितने हो जाएंगे? 36। अब इसके पास जाऊंगा 40 रुपए, तो कितने हो जाएंगे? 76 हो जाएंगे। अब 76 के बाद में 16 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 92। 92 में 4 जोड़ेंगे क्या आएगा? 96। और उसमें 4 जोड़ेंगे क्या आएगा? 100। तो यहाँ पे जो n का मान आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा? 100। अगर n का मान हमारा 100 आ गया है, अब अपन ने परिभाषा पढ़ी है। बहुलक मतलब माध्यक क्या होता है? माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का मान होता है जो सबसे बीच में निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? n/2 बराबर करेंगे 100/2। अब ये 50 रुपए, ये 50 आया ना, अब मुझे 50 चाहिए। तो बताओ 50 रुपए किस घर में इकट्ठे हो जाएंगे? 50 आया ना, तो 50 यहाँ पूछो कि 50 रुपए है क्या? तो ये बोलेगा कि 6 रुपए मेरे पास। 50 रुपए है क्या? तो ये बोलेगा कि मेरे पास 36 रुपए हैं, 50 रुपए नहीं है भैया। फिर यहाँ आया 50 रुपए है क्या? तो ये हिसाब हो जाएगा अपना। 50 रुपए अंडरलाइन कर लो, माध्यक का मिलेगा अपना, यहाँ मिलेगा माध्यक। तो ये क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग में जो रहता है उसको कहते हैं क्या है? यहाँ पे इसको कहते हैं छोटा f। क्या बोलते हैं? और यहाँ पे ये बड़ा CF है, बड़े CF के पहले होता है छोटा CF। क्या होता है? बड़े CF के पहले होता है छोटा CF। तो हम सब लिख लो ये चीजें कि L बराबर क्या है? 7। उसके बाद में F का मान कितना है? 40। उसके बाद में CF की वैल्यू क्या है हमारी? CF की वैल्यू दे रखी है 36। और H का मान कितना है? तो बड़े में से छोटा घटाओ, 10 में से 7 गए तो क्या बचेगा हमारा? 3। तो ये L आ गया, F आ गया, CF आ गया और H आ गया। अब क्या करेंगे? फॉर्मूला होता है माध्यक का M बराबर L प्लस ब्रैकेट लगाएंगे n/2। सेठ जी ऊपर रहते हैं, एफ जी नीचे रहते हैं, और इंटू में CF/F और इंटू में H। अब आराम से फॉर्मूला लगाओ, बराबर लगाओ। L से पूछो कि L तेरा मान क्या है, तो L का मान आराम से 7 लिखो। फिर प्लस है तो प्लस लगाओ, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाओ, फिर n/2 है तो n/2 का मान ये निकाल चुके अपन। n/2 का मान कितना है? तो ये 50 लिखो और माइनस का माइनस लिखो। CF का मान कितना दे रखा है? 36 दे रखा है, वो लिखो। बटा में F का मान कितना है? वो लिखो, गुणा में इंटू H का मान कितना है? 3 लिख दो। और क्या करेंगे? 7 लिखा, प्लस लगा, 16 50 में 36 गया तो क्या बचेगा? 14। 14 तिया कितने होते हैं? और बटे में अब भाग कैसे देते हैं भाई? देखो आप, ये 42 है तो 40 है कम, तो 40 ने बचा क्या? 2। ऊपर से दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 लगाएंगे, भाग ले जाओ उसकी। फिर क्या करेंगे? एक और 0 लगाएंगे, 4 पंजे
तो अपन ने क्या करा, 7 लिखा, प्लस करा, भाग देने पर क्या आया 1.05। दशमलव किधर है, 1 है या 7 है, तो 7 और 1 क्या हो जाएगा 8.05। ये होगा हमारा। अब पहले चेक ऑब्जेक्ट 2 कैसे आएंगे, ध्यान देना रे। जैसे मान लिया जाए 1 2 3 2 5 3 7 3 1 6, ये आ गया मान लो सवाल। और आपसे बोला जाए कि बहुलक कौन है, तो बहुलक में क्या करोगे, बहुलक में क्या करोगे, ज्यादा बार को बताओ कौन है बहुलक को, हाँ ज्यादा कौन है, 3 बार नहीं, तो बहुलक क्या हो जाएगा 3। अगर आपसे बोले माध्य निकालो, सबको जोड़ लेना, वो कितने हैं, कितने हैं, 9 है, 10 है, 10 से भाग दे देना। लेकिन माध्यक आ जाए, सुन लेना, ये माध्यक वाले में माध्यक अगर आ जाए तो क्या करना है बेटा, सबसे पहले इसको सही क्रम में लिखो। सबसे पहले सबसे छोटा कौन है, 1, फिर 1, फिर 2, 2 बार है नहीं, 3 कितनी बार है, फिर 5, फिर 6, फिर 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और माध्यक में क्या करते हैं, सबसे बीच में कौन है, आपसे बोला जाए बताओ इन 10 मानों में सबसे बीच में कौन है, सबसे बीच में कौन है, ये 4 पद ये और ये 4 पद छोड़ दिए, बचे क्या, ये सबसे बीच में दोनों है नहीं है। तुम बोलोगे ये 3 बीच में है, तो नहीं है, क्योंकि इधर 4 हो गया ना, इधर 5 हो गया। तुम बोलोगे ये बीच में है, तो इधर 5 हो गया ना, इधर 4 हो गया, तो ये दोनों ही बीच में। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा होता है ना, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो, तो इसका माध्यक क्या जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। क्या करना, बीच में जो रहते हैं ना, सबसे बीच का मान होता है, सबसे बीच में कौन है, ये सबसे बीच में दोनों हैं, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दो। मान लो कि ये 7 नहीं होता, अब बताओ सबसे बीच में कौन है, ये 3, इधर भी 4, इधर भी 4, तो ये वाला 3 क्या हो जाता है इसका, ये 6 नहीं होता। सबसे बीच में कौन है, देखो ये 4, ये 3, तो ये कौन हो गया। तो क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ो और उनमें 2 का भाग दो, तो इसका क्या आ जाता माध्यक 2.5 आएगा। आगे बात समझ में। तो ये ऐसे ऑब्जेक्टिव आएंगे तो आपको कर कर लाना है। इस सवाल में क्या दे, ये सवाल हमारे पास है और इसमें क्या करना है, हमें माध्य दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, माध्य बताइए। इसमें माध्य का मान क्या दे रखा है, इसमें माध्य का मान दे रखा है 18, और इसमें एक चीज अज्ञात है, कौन सी, ये एफ। वो एफ का मान हमको ज्ञात करना है। और यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले बताओ मुझे, 3 बातें थी हमारी, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो माध्य है तो क्या निकलता है, वर्ग चिन्ह। तो पहले वर्ग चिन्ह निकालो। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर L1 प्लस L2 बटे। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ये वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ वर्ग चिन्ह में यहाँ 11 है और ये 13 है। तो क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह में 11 में 13 जोड़ो तो कितना होता है, 24 का आधा कर दो 12, 13 में 15 जोड़ो 28 का आधा कर दो। उसके बाद में इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा भाई, इन दोनों को प्लस करो कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करो कितना आएगा, ये आ जाएगा 22। और यहाँ पे इन दोनों को प्लस करो कितना आएगा, तो है ना 24 आ जाएगा। ये क्या ऊपर नीचे कर दिया यार, यहाँ पे 16 आ जाएगा, इसमें 18 आएगा, इसमें 20 आएगा, इसमें 22 आएगा और इसमें 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्ग चिन्ह हो गया। ठीक है, तो ये वर्ग चिन्ह हमारा हो गया कंप्लीट। तो अब क्या करेंगे, ये एफ दे रखा है और ये एक्स दे रखा है, ये क्या है हमको, अब क्या करेंगे हम एफ एक्स निकालेंगे।
तो एफ एक्स क्या आएगा बताओ, 7 का गुणा 12 में करो, क्या आएगा, 12 साते 84, 14 का गुणा 6 में करो, 14 छंग की 84 होता है। तो देखो जब भी यहाँ लिखो नहीं अपन, तो देखो इकाई का अंक इकाई के नीचे आना चाहिए, 84 लिखा तो 84 है इकाई का अंक यहाँ, और ये क्योंकि अपने को डबल डबल टाइम नहीं करना पड़े, खराब नहीं करना पड़े। अब यहाँ 16 नवा की 144 आता है, तो क्या करोगे, 144 में 1 4, ये इकाई का अंक इकाई के नीचे आना चाहिए। 13 का गुणा 18 में करिए, आप क्या आता है, तेरह गुणा 18 में करो, 20 का गुणा 1 में करो, क्या आएगा, ये 20 सेव कर दिया इसको, 22 पंजे होता है 110, 24 का गुणा अपन 4 में करेंगे तो क्या आएगा अपना 96 आ जाएगा, है ना। अब इनको क्या करना है, हाँ भाई, अब यहाँ पे ये सारा एफ है तो इसको बोलेंगे सिग्मा एफ, क्या बोलेंगे इसको, अब इनको अपन जोड़ो, तो इसमें बताओ एफ वाला कौन है, ये वाला एफ है, इसको छोड़ के बाकी को जोड़ लो, तो क्या जोड़ेंगे बताओ, 7 6 13, 13 और 9 कितने होते हैं 22, 22 और 13 कितने होते हैं 25, 25 और 9 कितने होते हैं 25 और 9 कितने होते हैं 34, है ना। तो देखो 7 6 13, 13 26, 26 और 9 35, और 35 और 5 40 और 4 44 हो जाएगा, 44 प्लस, तो ये सिग्मा एफ का मान क्या आ गया, 44 प्लस एफ आ गया, ओके। अब यहाँ पे इनको जोड़ो आप, तो इनको जोड़ोगे तो 20 एफ को छोड़कर बाकी सबको जोड़ लो, क्योंकि 20 एफ तो लिख लो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स, और सिग्मा एफ एक्स के बाद में अपना एफ वाला कौन है, पहले उसे लिख लो आप 20 एफ, और बाकी को लिखो अब जोड़ के, क्या आएगा बताओ, 4 4 8 4 3 12 4 4 16, 16 और 6 कितने होते हैं 22 की 2 हासिल आए, 8 2 10, 10 और 18, 18 और 4 22, 22 और 3 कितने होते हैं 25, और एक 26, 26 और 9 कितने होते हैं, हाँ कितने होते हैं, हाँ, और हासिल आए 3। अब उसके बाद में इकाई का अंक नहीं है यहाँ पे, 1 2 3 4, और 4 ने वो कितने हो गए 7, 752 हो गए, तो ये आ गया हमारा सिग्मा एफ एक्स आ गया, ओके। अब क्या करोगे, एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन, और ये माध्य का मान दे रखा है हमको 18, सिग्मा एफ एक्स का मान अभी आपको आया, क्या आया, ये 20 एफ प्लस 752, और बताओ सिग्मा एफ का मान कितना है अपना, ये है 44 प्लस एफ, ये बटा में है, इधर जाएगा तो गुणा में, तो 18 लिखेंगे, और ये हो जाएगा गुणा में जाएगा तो 44 प्लस एफ हो जाएगा ये, और बराबर जो है वो है यहाँ पर 20 एफ प्लस 700, बताओ 18 का गुणा इसमें करो कितना आएगा, 18 का गुणा इसमें करो क्या आएगा, 18 चौक कितने होते हैं 72 की 2 हासिल आए 7, 18 चौक कितना हो जाएगा 792 आ जाएगा, 72 और 9, हाँ 792 हो गया, और 18 का एफ में करो क्या आएगा 18 एफ, और बराबर हो जाएगा 20 एफ और प्लस 700, एफ वाले एक तरफ बिना एफ वाले एक तरफ, नजरे बोर्ड पर, तो बी एफ वाले कौन है भाई, ये 18 एफ है, ये 20 एफ इधर आएगा, काय हो जाएगा, और यहाँ पे 752 था, ये इधर आएगा तो 792 काय हो जाएगा, 20 में से 18 गया तो माइनस का 2 एफ, 792 में से 752 गया तो कितना बचेगा माइनस का 40, माइनस से माइनस गया तो एफ का मान क्या जाएगा 40/2, तो काटेंगे तो आएगा 20, तो एफ का मान कितना आ गया हमारा, तो ये हुआ हमारा आंसर। तो बात करें अपन ऑब्जेक्टिव की कि हर पार्ट में से ऑब्जेक्टिव कैसे आएंगे ना, तो 3 तक तो अभी चर्चा कर ली थी अपन ने, अब 4 पार्ट में से कैसे प्रश्न आएंगे। सबसे पहला बताओ द्विघाती समीकरण का मानक रूप, तो क्या है मानक रूप, ax² + bx + c = 0, जहां a का मान बराबर नहीं है 0 के, ओके। अब ध्यान देना, शून्य को क्या करेंगे, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है वो है हमारा द्विघाती सूत्र, ये 2 नाम से आता है, एक तो आता है द्विघाती सूत्र, क्या है इसका द्विघाती सूत्र बोलते हैं, और एक है हमारा श्री धराचार्य जी का सूत्र, तो ये क्या है बताओ, करणी में
है ना। अब बताओ यहां से जो करनी के अंदर होता है तो उसको क्या कहते हैं, विविक्त कर। तो बता दीपिका, विविक्त कर का सूत्र क्या है बेटा? विविक्त कर क्या है बेटा? विविक्त कर b बराबर b का वर्ग माइनस, अब यहां से 3 ऑब्जेक्टिव फिक्स है, एक नया ऑब्जेक्ट आएगा इसमें से। बताओ नीलम लोहार, d का मान जब बड़ा होता है जीरो से बड़ा मतलब कैसा? धनात्मक होता है। तो मूल कैसे होंगे? मूल होंगे एक तो वास्तविक, मूल होंगे वास्तविक, और कैसे होंगे? असमान, या इसका एक और नाम है दो भिन्न मूल होंगे। दो भिन्न मूल मतलब अलग अलग मान आएंगे। और एक और आता है d बराबर जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना, तो इसमें मूल कैसे होंगे भाई? वास्तविक तो होंगे, वास्तविक एवं मतलब दो समान मूल होंगे, ऐसा भी आ सकता है ना। एक जैसे मूल होंगे, दो समान मूल होंगे, वास्तविक और असमान समान होंगे। और एक अगला है आखिरी, डी का मान जब ऋणात्मक होता है या जीरो से छोटा होता है मतलब इसको ऋणात्मक मान आता है अगर डी का, तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। काल्पनिक बोल दो, अवास्तविक बोल दो, अस्तित्व में नहीं है ये बोल दो, तीनों मान इसके हैं। तो अपने को क्या करना है? एक शब्द में आ जाए, एक वाक्य में आ जाए तो अपने को ऐसे करना है। अगर आपका प्रश्न मूलों की प्रकृति वाला आता है, 2 नंबर का प्रश्न आता है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा भाई? इसकी तुलना कैसे करेंगे? और एबीसी का मान निकालने के बाद में इसमें रख देना, मूलों की प्रकृति भी बोलते हैं इसको। तो अगर मान अगर प्लस में आता है तो कैसा रहेगा? मूल माइनस में आता है तो काल्पनिक, बराबर जीरो तो वास्तविक और समान। तो ऐसे 1 नंबर में हमारे ऑब्जेक्टिव इसमें से आएंगे। 5 पार्ट की बात करें अपन, अध्याय 5 की बात करें, हो गया नहीं? तो ये ऑब्जेक्टिव की कर रहे हैं अपन, ये ऑब्जेक्टिव फिक्स आएंगे यहाँ से। अभी मैं रिवाइज करूंगा डबल इसके बाद, ये हो करने के बाद, पूरा समझाने के बाद। बताओ अध्याय 5 में एनवा पद का फार्मूला क्या है? अगर योग आ जाए कि एन पदों का योग, तो एस एन का फॉर्मूले 2 होते हैं। एक तो होता है n/2 और a + an, और एक फॉर्मूला है अगर अपन an का मान ये रख देते हैं तो फॉर्मूला बनता है, ये दोनों ही सूत्र है इसके एस एन के, तो ये भी लगा सकते हैं। और जब d का प्रयोग हो जहां पे an अगर दिया हो तो ये लगाना। देखो ये अपने को 2 नंबर का प्रश्न भी आएगा और छोटा प्रश्न। प्रथम पद को कहते हैं क्या है? जो पहला पद रहेगा उसको प्रथम पद ए कहेंगे। और सार्वंतर निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? दूसरे वाले पद में से आगे वाले पद को, व्यापक रूप क्या होता है इसका? व्यापक रूप, व्यापक रूप होता है अगर व्यापक पूछो तो a + d, और अगर ये व्यापक रूप ये होता है और एनवा पद आ जाए, एनवा पद अगर पूछे तो ये फार्मूला, ये एनवा पद का फार्मूला है और ये व्यापक पद ये होता है। ओके, तो ये अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, यहां से बनते हैं। आ गई बात समझ में? तो पहला पद मान लो, जैसे सवाल आ गया हमारा 3 के बाद में 1 और -1 डैश डैश डैश, तो बताओ पहला पद क्या रहेगा? पहला पद रहेगा हमारा a बराबर रहेगा हमारा 3, और अगर हमें सार्वंतर बोलेगा तो क्या आएगा बताओ? सार्वंतर के लिए क्या करेंगे अपन? जो पीछे वाला पद है 1, उसमें से आगे वाले पद को, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, काय का 2 बचेगा? माइनस का 2 आएगा, तो सार्वंतर क्या रहेगा? -2। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ये आ गया मान लो कि सार्वंतर है, तो क्या सार्वंतर है? तो वहां 2 भी देगा, -2 भी देगा, और भी दे देगा 2 4 1। तो आपको क्या करना है? पीछे वाले में से आगे वाले पद को कहीं से भी घटा दो, भले यहां से घटा दे, यो -1 में से -1 करो, -1 तो क्या हो गया? यो मतलब पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को अपने को घटाना है, तो उसे कहते हैं सार्वंतर। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव इस पाठ में से वो पूछ सकता है। अगला जो है अध्याय नंबर 6 है ना। अध्याय हर पाठ के बता रहा हूं मैं कि हर चैप्टर में से कैसे कैसे वो ऑब्जेक्टिव अपने से पूछेगा, केवल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं मैं। अब अगला जो पाठ है अपना 6, तो अध्याय 6 में से क्या आएगा? समरूपता के प्रतिबंध। तो बताओ मुझे, समरूपता के प्रतिबंध क्या होते हैं? संगत कोण समान हो और संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात भी कैसा हो?
अब ऑब्जेक्टिव में एक शब्द में क्या क्या आ सकता है? 3 प्रकार की समरूपताएं हैं, एक्चुअली 4 प्रकार की। पहली कौन सी है? एस एस एस, दूसरी है ए, तीसरी है ए और चौथी है एस एस। तो बताओ मेरे को, बता संध्या, ए समरूपता क्या होगा? इसमें जैसे लिखते हैं, एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के किन्हीं 2 कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। एस में क्या बोलेंगे? यदि 2 त्रिभुजों में एस वाली, ये वाली बात पहले करेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो संगत कोण भी, बात तो यही करनी है। अब ये ए आ गया तो क्या लिखांगा? 2 त्रिभुजों में लिखना आगे, बस 2 त्रिभुजों में। और क्या लिखोगे फिर? तो त्रिभुज समरूप होते हैं। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना है, ये 2 त्रिभुज है, ये 2 त्रिभुज है, तो 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के किसी भी एक कोण के बराबर हो और उस कोण को बनाने वाली भुजा का अनुपात एक ही हो या एक समान हो, तो हम कहेंगे त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो ये अपने को 4 प्रकार की समरूपताएं हमको याद करनी है। 2 प्रकार की प्रमेय है इसमें। बताओ कौन सी प्रमेय बेटा इसमें? पहली कौन सी प्रमेय है? थेल्स। और एक कौन सी है इसकी विलोम। तो बता मेरे को सिद्धि यादव, थेल्स प्रमेय क्या होती है बेटा? किसी त्रिभुज में, ये है प्रमेय, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त, मतलब ये वाला अनुपात क्या रहेगा? बराबर रहेगा। बताओ, बता दीपिका बेटा, बता वंदना, तू बता थेल्स की विलोम क्या है बेटा? यदि किसी त्रिभुज में कोई सरल रेखा किन्हीं 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये होती है हमारी कौन सी? थेल्स की विलोम। तो थेल्स की विलोम और ये समरूपताएं पढ़नी है, ये समरूपता के प्रतिबंध पढ़ने हैं। और सवाल 6.2 के सवाल है, पहला सवाल पूरा कर लेना, दूसरा सवाल पूरा कर लेना, 6.3 का पहला सवाल पूरा कर लेना। वो ये इसी समरूपता पे आधारित सवाल है, वो पहला और पहला दूसरा 6.2 का। और ये परिभाषाएं याद कर लेना, बस इतनी कर लेना आप लोग, जिसमें 6 पाठ का क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। और मैंने आपके ग्रुप में प्लेलिस्ट डाल रखी मेरी, और जो प्रश्न उसमें करा रखे हैं मैंने, उसमें सब करा रखे हैं मैंने, 4, 5, 6 सवाल वीडियोस में। तो वो बस वही कर लेना, भले आगे करना चाहो तो, ठीक है। बाकी सारे कंप्लीट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उतने में हो जाएगा। एक प्रमेय भी है, उदाहरण नंबर 1 में प्रमेय है, वो भी मैंने सिद्ध करवाई है। एक थेल्स प्रमेय भी थी, मैंने करवाई सिद्ध तुमको एक बार, क्या करवाई, तो वो भी है। तो ये तो चलो आगे की बात है, पर इतना तो कम से कम आपको करना ही है। ओके, एक कलमदान घनाभ के आकार का है, तो घनाभ के आकार में क्या करोगे? ध्यान देना, सिंपल सवाल है। ये कलमदान करना है, ये घनाभ के आकार का है, ये घनाभ बना दिया अपन ने। और इसमें क्या करा भैया? 4 शंक्वाकार छेद है इसमें, ये छेद कर दिए 4, ये 4 शंक्वाकार छेद कर दिए, इसमें 4 गड्ढे कर दिए शंकु आकार के। उसकी विमा क्या है? घनाभ की विमा क्या दे रखी है भाई? घनाभ की विमा दे रखी है 15 सेंटीमीटर गुणित और गुणित 3.5 सेंटीमीटर। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो लंबाई का मान क्या है? 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई का मान क्या है? 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई का मान क्या है? 3.5 सेंटीमीटर। ओके, ए दादा सुन ले पहले। और हाँ, गड्ढे की त्रिज्या, जो गड्ढा करा है नहीं, तो गड्ढे की त्रिज्या शंक्वाकार गड्ढे की आर बराबर दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। बटे में 1 करो, 0.0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और गहराई h बराबर 1.4 सेंटीमीटर, दशमलव हटाओ 0। अब बहुत आसान सवाल है, क्या करा? जो भी मटेरियल है वो क्या करा? पन्ने में डाला के बाहर निकला, उसको बाहर निकला मतलब माइनस करना है। तो क्या करेंगे? कलमदान का आयतन, कलमदान का आयतन क्या होगा भाई? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस 4 गड्ढे ना,
तो 4 गुणित शंकु का आयतन। तो क्या करेंगे बताओ, घनाभ का आयतन क्या होता है, ए गुणा बी गुणा सी, और 4 गुणित शंकु का आयतन। तो ए का मान है 15 गुणा 10 गुणा 3.5, 4 एकम, और पाई का मान 22/7, और आर का मान क्या है रे, आर का मान है 1/5 का वर्ग, और एच का मान क्या है 7/5। तो क्या होगा, देखो दशमलव हटाएंगे तो 0 लगाएंगे, कट जाएगा ये, तो क्या आएगा 15 5 75 की 5 हासिल आए 7, बोल। अरे शाबाश, वेरी गुड, 1/2 आएगा साहब, है ना। अब क्या करेंगे, गुणा करो, 15 5 75 की 5 हासिल आए 7, 15 45 और 7 52, तो ये हो जाए 500। ये 4/3 गुणा 22/7 गुणा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, ये 7/5, तो 4 से 4 गया, ये 7 से 7 गया, तो ये 525, 22 एकम 22, और ये 5 दिया 15, क्या करोगे, ये 22 लिखना, ये 15 लिखना, 15 एकम, ये 7 बचेगा, दशमलव लगाना या 0, 15 5 75, 15 क्या आएगा, 15 चौक 60, फिर 0 लगा देंगे, 15 छंकी 90, फिर 10 आ गया, ऐसा आता जाएगा ये। तो क्या करोगे, 525 माइनस क्या जाएगा 1.46। अब इसको घटाओगे तो जो आएगा वो 523 दशमलव कुछ आएगा, तो वो होगा हमारा आंसर।